नमस्कार। आज हम एक बहुत बहुत बड़े बदलाव पर बात करने वाले हैं। सोचिए, लगभग 150 साल से जो अंग्रेजों के जमाने के कानून चले आ रहे थे, वो अब बदल दिए गए हैं। भारत की जो आपराधिक न्याय प्रणाली है, वो कह सकते हैं कि एक नए दौर में आ गई है। जी हाँ, ये वाकई एक ऐतिहासिक मोड़ है। मतलब इतने पुराने कानूनों को हटाकर एक बिल्कुल नया ढांचा लाना, ये अपने आप में भारतीय कानूनी व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी घटना है। बिल्कुल। तो आज हमारे इस गहन चर्चा का फोकस रहेगा भारत के ये 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023, फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023। ये 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए हैं। हाँ, और इन्होंने जगह ली है पुराने आईपीसी मतलब भारतीय दंड संहिता 1860 की, CRTC यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की। और जैसा हमारे स्रोतों में भी जिक्र है, हम थोड़ा पॉक्सो एक्ट जो बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा है, उसके भी कुछ जरूरी पहलुओं पर नजर डालेंगे। पॉक्सो एक्ट 2012। हाँ, बिल्कुल। तो हमारा मकसद क्या है आज? देखिए, हम इन नए कानूनों में क्या बदला है, क्यों बदला है, और जो हमारे पास स्रोत हैं, वो इन बदलावों के क्या कहते हैं, संभावित असर के बारे में क्या कह रहे हैं, इन सबको समझने की कोशिश करेंगे। कोशिश रहेगी कि एक साफ, एक संतुलित तस्वीर सामने आए। चलिए, तो फिर इस बड़े बदलाव की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की। इसने IPC को रिप्लेस किया है। पहली चीज जो ध्यान खींचती है, वो है कि इसमें धाराएं कम हो गई हैं। IPC में 511 थी, अब BNS में 358 है। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ संख्या का कम होना ये कितना मायने रखता है? देखिए, धाराओं का कम होना सिर्फ फाइलों को पतला करना नहीं है। इसके पीछे सोच शायद ये है कि कानून ज्यादा स्पष्ट हों, सरल हों और आज के समाज के लिए मतलब ज्यादा प्रासंगिक बने। हालांकि असली परीक्षा तो ये होगी कि क्या कम धाराएं वाकई कानूनी उलझनों को कम करती हैं या फिर व्याख्या के लिए ज्यादा जगह छोड़ देती हैं। ये तो वक्त बताएगा। ये एक दिलचस्प नुक्ता है, और मैंने पढ़ा कि BNS में कुछ नए तरह के अपराध भी शामिल किए गए हैं, जो पहले या तो उतने साफ नहीं थे या थे ही नहीं। जैसे शादी का झूठा वादा करके संबंध बनाना, मॉब लिंचिंग, जिसमें अगर 5 या ज्यादा लोग शामिल हों तो मौत की सजा या उम्र कैद तक हो सकती है। और संगठित अपराध और आतंकवाद को भी शायद ज्यादा साफ तरीके से परिभाषित किया गया है। हाँ बिल्कुल, ये जो नए अपराध हैं, ये आज की जो सामाजिक चुनौतियां हैं उनको दर्शाते हैं। मॉब लिंचिंग और संगठित अपराध जैसी चीजें गंभीर समस्या बन चुकी थी, उन्हें अब सीधे तौर से संबोधित किया गया है। आतंकवाद की परिभाषा को भी विस्तार दिया गया है। आत्महत्या के प्रयास को भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जिस पर पहले काफी बहस होती थी कि इसे अपराध माने या मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा। और एक और नई चीज है जो काफी चर्चा में है, सजा के तौर पर सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस। ये थोड़ा अलग हटकर है ना? बिल्कुल, छोटे मोटे अपराधों के लिए जेल भेजने के बजाय सामुदायिक सेवा का विकल्प देना, ये सजा के प्रति एक तरह से अलग नजरिया दिखाता है, सुधार पर ज्यादा जोर। लेकिन हाँ, ये देखना होगा कि इसे जमीन पर मतलब प्रैक्टिकली कैसे लागू किया जाता है। इसके साथ ही ये जानना भी अहम है कि हटाया क्या क्या गया है। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है, क्या क्या हटा है। जैसे धारा 377 जो अप्राकृतिक यौन संबंधों से जुड़ी थी, और जैसे सुप्रीम कोर्ट पहले ही काफी हद तक निष्क्रिय कर चुका था, उसे पूरी तरह हटा दिया गया है। व्यभिचार यानी अडल्ट्री, जिसे भी कोर्ट ने अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था, वो अब कानून में नहीं है। ठगी की पुरानी परिभाषा हटाई गई है और कुछ ऐसे प्रावधान भी हटाए गए हैं जिन्हें लिंग पक्षपाती माना जाता था। और वो राजद्रोह वाला कानून, सेडिशन, उसका क्या हुआ? मैंने सुना है उसे बदला गया है। हाँ, सेडिशन यानी राजद्रोह शब्द को हटाकर देशद्रोह शब्द लाया गया है। इसकी परिभाषा थोड़ी अलग है। ये बदलाव काफी बहस का मुद्दा रहा है। कुछ आलोचक कहते हैं कि भाई, नाम बदलने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर इसका इस्तेमाल मतलब असहमति को दबाने के लिए हो सकता है। तो इसके असल मायने क्या होंगे और इसका इस्तेमाल कैसे होगा, इस पर नजर रखनी होगी। कुछ और बदलाव भी हैं, जैसे कुछ अपराधों के लिए एक मिनिमम सजा तय कर दी गई है, अनिवार्य न्यूनतम सजा। संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर नुकसान के हिसाब से जुर्माना लगेगा और लापरवाही से मौत जैसे हिट एंड रन मामलों में सजा सख्त की गई है। बदलाव तो काफी दिख रहे हैं, लेकिन क्या इन बदलावों को लेके कुछ चिंताएं या कहें कि सवाल भी उठाए गए हैं?
स्रोतों में कुछ ऐसा देखा? हाँ, बिल्कुल कुछ गंभीर सवाल उठे। मिसाल के तौर पर बच्चे की जो आपराधिक जिम्मेदारी की उम्र है, जी। वो अभी भी 7 साल ही रखी गई है, जिसे विशेष हालात में 12 साल तक बढ़ाया जा सकता है। कई सालों से ये मांग हो रही थी कि इस उम्र को बढ़ाया जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। बच्चों से जुड़े अपराधों की परिभाषाओं में भी कुछ विसंगतियां बताई जा रही हैं। और एक और बात जो मैंने पढ़ी वो जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिशों से जुड़ी है, क्या वो सही है? हाँ, सही पकड़ा आपने। जस्टिस वर्मा कमेटी जो 2012 के दिल्ली गैंगरेप मामले के बाद यौन कानूनों में सुधार के लिए बनी थी। उसने बलात्कार और यौन उत्पीड़न कानूनों में कई अहम सुधार सुझाए थे। लेकिन चिंता ये जताई जा रही है कि बीएनएस में उन सुधारों को ज्यादातर नजरअंदाज करते हुए पुराने प्रावधानों को ही कमोबेश वैसे ही रख लिया गया है। तो ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर और ध्यान देने की जरूरत महसूस होती है। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि अपराध क्या है और सजा क्या होगी, जैसा बीएनएसएस में है। लेकिन इन मामलों की जांच कैसे होगी, मामला अदालत तक कैसे पहुंचेगा और पूरी प्रक्रिया क्या होगी? यहीं पर आती है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस, जो पुरानी सीआरपीसी की जगह आई है। इसमें भी धाराओं में बदलाव है। कुल 531 धाराएं, जिनमें 177 बदली गई हैं, 9 नई हैं और 14 हटाई गई हैं। हाँ, बीएनएसएस का मुख्य जोर प्रक्रिया को आधुनिक और शायद ज्यादा कुशल बनाने पर लगता है। हाँ, और इसमें टेक्नोलॉजी पर बहुत जोर दिया गया है। ऐसा लगता है कि जांच, पूछताछ और मुकदमे के लगभग हर चरण में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल तरीकों का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया है। ये कितना बड़ा बदलाव है? ये बहुत बड़ा बदलाव है। पूरी न्याय प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की कोशिश। जाहिर है इसका मकसद तेजी लाना और पारदर्शिता बढ़ाना होगा, लेकिन इसके साथ चुनौतियां भी आएंगी, जैसे डिजिटल साक्षरता, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत, डेटा सुरक्षा और ये सुनिश्चित करना कि तकनीक का फायदा सबको मिले, कहीं डिजिटल डिवाइड और न बढ़ जाए। मैंने स्रोतों में 0 एफआईआर और ईएफआईआर का जिक्र देखा। सुनने में तो ये नागरिक के लिए बहुत सुविधाजनक लगता है ना? खासकर अगर उन्हें अपने इलाके से बाहर रिपोर्ट करनी हो। क्या वाकई उम्मीद की जा सकती है कि इससे रिपोर्टिंग आसान होगी? सिद्धांत रूप में तो बिल्कुल। 0 एफआईआर जो कहीं भी दर्ज कराकर संबंधित थाने भेजी जा सकती है, और ईएफआईआर जिसे सीसीटीएनएस मतलब क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के जरिए बिना थाने जाए कई भाषाओं में दर्ज कराने की बात है। ये दोनों कदम रिपोर्टिंग को सुलभ बनाने के लिए हैं। सीसीटीएनएस एक नेशनल डेटाबेस है जो पुलिस थानों को जोड़ता है। लेकिन हाँ, इनका जमीनी असर इस बात पर निर्भर करेगा कि पुलिस इन्हें कितनी प्रभावी ढंग से लागू करती है और लोग इनका इस्तेमाल कितना कर पाते हैं। और 2 चीजें और हैं जिन पर मेरा ध्यान गया। एक तो फोरेंसिक जांच और दूसरा वीडियोग्राफी की अनिवार्यता। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। जिन अपराधों में 7 साल या उससे ज्यादा की सजा है, उनमें फोरेंसिक सबूत जुटाना अब अनिवार्य होगा। इससे क्या होगा कि वैज्ञानिक साक्ष्य पर निर्भरता बढ़ेगी, जो कि एक अच्छी बात है। और तलाशी व जब्ती के समय वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी गई है। यहां तक कहा गया है कि बिना वीडियोग्राफी के चार्जशीट मान्य नहीं होगी। ये दोनों कदम जांच में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने वाले माने जा रहे हैं। प्रक्रिया के स्तर पर और क्या बदलाव दिखते हैं? कुछ और है? कुछ संरचनात्मक बदलाव भी हैं, जैसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की जो अलग भूमिका होती थी, वो खत्म कर दी गई है। गिरफ्तारी के बदले सुरक्षा बॉन्ड देने का विकल्प दिया गया है कुछ मामलों में। और जैसा हमने बीएनएस में देखा, सामुदायिक सेवा को यहाँ सजा के तौर पर परिभाषित किया गया है। पीड़ितों और गवाहों के लिए कुछ बेहतर हुआ है उनके लिहाज से? हाँ, कुछ प्रावधान जोड़े गए हैं। पुलिस को अब चार्जशीट की कॉपी और केस से जुड़े दस्तावेज पीड़ित या जो सूचना देने वाला है उसको देने होंगे। राज्यों की जिम्मेदारी होगी कि वे गवाहों की सुरक्षा के लिए योजनाएं बनाएं और लागू करें। ये निश्चित रूप से सकारात्मक कदम है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि गवाह सुरक्षा के अभाव में मुकर जाते हैं। लेकिन जैसे बीएनएस के साथ कुछ चिंताएं थीं, क्या बीएनएसएस के प्रावधानों पर भी कुछ सवाल उठे हैं, कुछ गंभीर सवाल? हाँ, यहाँ भी कुछ गंभीर चिंताएं व्यक्त की गई हैं, खासकर पुलिस की शक्तियों को लेकर। एक बड़ा मुद्दा पुलिस हिरासत की अवधि का है। नए प्रावधान के तहत जांच अधिकारी मामले की शुरुआती 40 या 60 दिनों के दौरान जरूरत के हिसाब से मतलब टुकड़ों में कुल 15 दिन तक की पुलिस हिरासत मांग सकता है। चिंता यह है कि शायद हर बार हिरासत बढ़ाने के लिए ठोस कारण बताने की बाध्यता उतनी स्पष्ट नहीं है इसमें। और वो हथकड़ी वाली बात, उसका क्या है? हाँ, वो भी एक बड़ा विवाद का विषय है। बीएनएस में गिरफ्तारी के दौरान हथकड़ी लगाने की अनुमति दी गई है। ये थोड़ा चौंकाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के स्पष्ट दिशा निर्देश हैं कि हथकड़ी का इस्तेमाल रूटीन तरीके से नहीं होना चाहिए, बल्कि केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए, जब आरोपी के भागने या हिंसक होने का वाकई खतरा हो।
ये नया प्रावधान उन पुराने दिशा निर्देशों से अलग जाता दिखता है। ये तो वाकई चिंता की बात है। और जमानत के बारे में? बेल? जमानत मिलना कुछ मामलों में और मुश्किल हो सकता है, ऐसी आशंका जताई गई है। अनिवार्य जमानत मतलब बेल एज अ मैटर ऑफ राइट और प्ली बार्गेनिंग यानी अपराध कबूल कर कम सजा पाना, उसका दायरा भी सीमित बताया जा रहा है। कुछ नई पाबंदियां और मौजूदा कानूनों के साथ ओवरलैप की चिंताएं भी हैं। डर यह है कि इन सब से कहीं जेलों में भीड़ कम करने का जो मकसद है वो पीछे ना रह जाए। लेकिन क्या कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं जिनसे मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद की जा सकती है? हाँ, कुछ ऐसे प्रयास भी दिखते हैं, जैसे 3 साल तक की सजा वाले अपराधों के लिए समरी ट्रायल मतलब संक्षिप्त सुनवाई का प्रावधान है। दावा यह है कि इससे लगभग 40% मामले जल्दी निपट सकते हैं। भगोड़े अपराधियों पर उनकी गैर मौजूदगी में मुकदमा चलाने की भी इजाजत दी गई है, ट्रायल इन एब्सेंटिया जिसे कहते हैं, ताकि मामले सालों तक लटके ना रहें। और पहली बार अपराध करने वालों के लिए अगर वे अपनी सजा का 1/3 हिस्सा काट चुके हैं तो वे जमानत के हकदार होंगे। ये एक राहत भरा कदम हो सकता है। तो कुल मिलाकर BNS इस प्रक्रिया को बदलने की एक बड़ी कोशिश है। तकनीक का इस्तेमाल है, पारदर्शिता के उपाय हैं, लेकिन साथ ही पुलिस शक्तियों और जमानत जैसे मुद्दों पर गंभीर सवाल भी हैं। अब तीसरे कानून पर आते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023, जिसने पुराने एविडेंस एक्ट की जगह ली है। इसमें क्या खास है? BSA में 170 धाराएं हैं, इनमें 24 बदली गई हैं, 2 नई जोड़ी गई हैं और 6 हटाई गई हैं। इसका सबसे बड़ा और शायद सबसे क्रांतिकारी बदलाव है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कागजी दस्तावेजों के बराबर कानूनी मान्यता देना। अच्छा, यानी अब ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज, डिजिटल फाइलें, ये सब कोर्ट में मुख्य सबूत की तरह माने जाएंगे? हाँ बिल्कुल, अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को प्राइमरी एविडेंस के तौर पर पेश किया जा सकेगा, बशर्ते उनकी प्रामाणिकता साबित की जा सके। यहाँ तक कि मौखिक गवाही भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से दी जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा को सेकेंडरी एविडेंस भी माना जाएगा। इसके अलावा संयुक्त मुकदमे मतलब जॉइंट ट्रायल्स की अवधारणा भी लाई गई है। तो क्या पुराने साक्ष्य कानून की सारी बातें बदल दी गई हैं या कुछ वैसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। साक्ष्य कानून के कई बुनियादी सिद्धांत वैसे ही रखे गए हैं। जैसे अदालत में सिर्फ वही सबूत पेश किए जा सकते हैं जो मामले से जुड़े हों और स्वीकार्य हों, मतलब एडमिसिबल हों। जो तथ्य साबित हो चुके हैं उन्हें मानना होगा। और पुलिस के सामने दिया गया इकबालिया बयान कन्फेशन तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि उसे किसी मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज ना किया गया हो। ये सिद्धांत बरकरार हैं। तो इसमें चिंता की क्या बात है? जब तकनीक को अपनाया जा रहा है तो ये तो अच्छी बात है। देखिए, तकनीक को अपनाना तो अच्छा है, लेकिन यहाँ असली चुनौती डिजिटल सबूतों की प्रामाणिकता और उनकी क्या कहते हैं अखंडता मतलब इंटेग्रिटी सुनिश्चित करने में होगी। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ का खतरा हमेशा रहता है। इन्हें कैसे सुरक्षित रखा जाएगा, कैसे प्रमाणित किया जाएगा, इसके नियम कितने कारगर होंगे, ये देखना होगा। सर्टिफिकेशन के नियमों में भी कुछ विरोधाभास बताए जा रहे हैं। और क्या कोई और मुद्दा है इसमें? एक आलोचना ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट और विधि आयोग ने पहले कुछ सुझाव दिए थे, जैसे कि दबाव या यातना देकर लिए गए कबूलनामे के खिलाफ सुरक्षा उपाय मजबूत किए जाएं। लेकिन उन सुझावों को इस नए कानून में जगह नहीं मिली है। तो तकनीक को अपनाने के साथ साथ सबूत की विश्वसनीयता और प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती होगी। चलिए अब थोड़ा पॉक्सो एक्ट पर बात करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। ये इन 3 नए कानूनों का सीधा हिस्सा तो नहीं है, लेकिन बच्चों के खिलाफ अपराधों के संदर्भ में इसका जिक्र जरूरी है, जैसा हमारे स्रोतों में भी आया है। बिल्कुल, पॉक्सो एक्ट अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कानून है। इसका मकसद 18 साल से कम उम्र के बच्चों को हर तरह के यौन अपराधों, उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी से बचाना है। और ये एक जेंडर न्यूट्रल कानून है, यानी ये लड़कों और लड़कियों दोनों को समान सुरक्षा देता है। और ये कानून कब और क्यों बना था? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? UNCRC में है, जिस पर भारत ने हस्ताक्षर किए थे। उसी के तहत बच्चों की सुरक्षा के लिए एक विशेष कानून बनाने की जरूरत महसूस हुई और 2012 में ये कानून अमल में आया। ये यौन हमले मतलब पेनिट्रेटिव और नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी को साफ साफ परिभाषित करता है। इसमें गंभीर यौन हमले एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट का भी प्रावधान है, यानी जब अपराध किसी भरोसे की स्थिति वाले व्यक्ति ने किया हो, जैसे टीचर, डॉक्टर, पुलिस, रिश्तेदार, या बच्चा मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हो, या पर बार बार अपराध किया गया हो। इसमें प्रक्रिया भी शायद बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, चाइल्ड फ्रेंडली। हाँ, इसकी पूरी प्रक्रिया चाइल्ड फ्रेंडली बनाने पर जोर है। मामलों की सुनवाई विशेष अदालतों में होनी चाहिए ताकि तेजी से निपटारा हो। आदर्श रूप से तो 1 साल के अंदर बाल यौन शोषण के किसी भी मामले की जानकारी होने पर उसे रिपोर्ट करना कानूनी तौर पर अनिवार्य है। रिपोर्ट ना करना भी दंडनीय अपराध है।
और बच्चे की पहचान और उसके बयान का क्या, उसकी प्राइवेसी? मीडिया में या कहीं भी बच्चे की पहचान उजागर करने पर सख्त पाबंदी है। बच्चे का बयान पुलिस द्वारा जहां तक हो सके उसके घर पर या उसकी पसंद की जगह पर सादे कपड़ों में महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लिया जाना चाहिए। कोशिश ये है कि बच्चे को बार बार बयान दर्ज कराने या आरोपी के सामने लाने से बचाया जाए। इस कानून के तहत बच्चों को क्या खास अधिकार मिले हैं? उन्हें कई अधिकार हैं। सुनवाई का अधिकार है, अपनी भाषा में बात रखने के लिए अनुवादक या विशेष शिक्षक की मदद का अधिकार है, कानूनी सहायता का अधिकार है, चिकित्सा सहायता, मुआवजे और पुनर्वास का अधिकार, और पूरी प्रक्रिया के दौरान गोपनीयता और सुरक्षा का अधिकार। 2019 में इसमें एक बड़ा संशोधन हुआ था जिसमें गंभीर यौन हमले यानी एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए मौत की सजा का प्रावधान भी जोड़ा गया। ये भी अहम है कि अपराध के लिए उकसाने वाले को भी अपराधी जितनी ही सजा मिलेगी, और ये कानून किसी भी दूसरे कानून पर अगर वो इसके प्रावधानों से मेल नहीं खाता तो उस पर हावी होगा, मतलब ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। अब वापस नए कानूनों पर लौटते। हमने टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल की बात की थी। क्या इसके कुछ ठोस उदाहरण दिख रहे हैं कि ये कैसे लागू होगा, मतलब प्रैक्टिकल लेवल पर? हाँ, स्रोतों में कुछ ऐप्स का जिक्र है, जैसे गृह मंत्रालय का ई-साक्षा ऐप है। इसका इस्तेमाल पुलिस अपराध स्थल से सबूत जैसे फोटो, वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करके सीधे सुरक्षित सर्वर पर अपलोड करने के लिए करेगी। दिल्ली पुलिस का ई-प्रमाण ऐप है जो डिजिटल सबूतों के मैनेजमेंट के लिए है। ये सब BNSS में जो अनिवार्य किया गया है इलेक्ट्रॉनिक मोड, उसी को जमीन पर उतारने के उदाहरण हैं। और हमने कुछ और प्रावधानों का पहले जिक्र किया था, उन्हें भी एक बार फिर याद कर लें। क्या क्या था? हाँ, जैसे छोटे अपराधों के लिए सजा के तौर पर सामुदायिक सेवा का विकल्प, मॉब लिंचिंग अगर 5 या ज्यादा लोग करते हैं तो उसके लिए सख्त सजा, भगोड़े अपराधियों पर उनकी गैर मौजूदगी में मुकदमा चलाने की अनुमति। ये कुछ और अहम बदलाव हैं। इतने बड़े बदलावों को लागू करना यकीनन आसान नहीं होगा। क्या इसके लिए कोई योजना है? पुराने मामलों का क्या होगा, वो कैसे चलेंगे? हाँ, कुछ इंतजाम किए गए हैं। राज्यों को ये छूट दी गई है कि वे जरूरत के हिसाब से BNSS में कुछ संशोधन कर सकते हैं। ऐसी संभावना भी जताई गई है कि भविष्य में BNS में पुरुषों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों को लेकर भी स्पष्ट प्रावधान जोड़े जा सकते हैं। और जो मामले पुराने कानूनों यानी IPC और CRPC के तहत शुरू हो चुके थे, वे उन्हीं कानूनों के तहत चलते रहेंगे जब तक निपट नहीं जाते। यानी कुछ समय तक पुराने और नए कानून साथ साथ चलेंगे। लेकिन जो मुख्य चिंताएं हमने पहले उठाई, हिरासत के नियम, जमानत की शर्तें, हथकड़ी का इस्तेमाल, कानूनों का संभावित ओवरलैप, वे अभी भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ा फेरबदल है। 150 साल पुराने औपनिवेशिक कानूनों को हटाकर उन्हें आधुनिक बनाने की कोशिश, तकनीक को न्याय व्यवस्था का हिस्सा बनाना, नए अपराधों को पहचानना और प्रक्रिया को सुधारने का प्रयास। जैसा हमने शुरू में कहा था, हमारा मकसद इन बदलावों पर कोई फैसला देना नहीं, बल्कि स्रोतों के आधार पर इनकी जटिलताओं और संभावनाओं को समझना था। बिल्कुल। और अंत में इन स्रोतों से एक सवाल उभरता है जो सोचने पर मजबूर करता है। इन नए कानूनों का असली असर जमीनी स्तर पर कैसा होगा, खासकर जब तकनीक के इस्तेमाल और पुलिस हिरासत या हथकड़ी जैसे जो विवादास्पद पहलू हैं, उनके बीच संतुलन बनाना होगा। क्या ये बदलाव वाकई न्याय प्रक्रिया को आम आदमी के लिए ज्यादा तेज, सुलभ और निष्पक्ष बना पाएंगे, या फिर इनसे नई तरह की चुनौतियां और जटिलताएं पैदा होंगी? ये आने वाले वक्त की सबसे बड़ी कसौटी होगी, देखने वाली बात होगी।